हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। क्या हाल चाल आप सबके प्यारे बच्चों। अभी तक के अपने आइसोमेरिज्म वाले जो अपना चल रहा था टॉपिक, उसमें हम लोग अब सारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर चुके हैं और स्टीरियो में एंटर कर रहे हैं। और स्टीरियो में बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, नाम होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मर्स कैसे हम देखते हैं, इनके क्या नाम होते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, इनके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, कितने वैरायटी के हो सकते हैं और क्या क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे का सारा एक जगह पर एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज पूरे जोश खरोश के साथ हम लोग ये टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। नोट्स ले लीजिए, पेन ले लीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने और सुनने से यह टॉपिक कवर नहीं होगा। और जो वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, कन्फर्मर्स का एक सिंगल क्वेश्चन भी इसमें गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत सारे पीवाईक्यूज भी जो जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में या फिर नीट के एग्जाम में आज तक आए हुए हैं, वो भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट में 9 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज, इसे बेटा हम एक और चीज बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रोटामर्स। रोटामर्स या फिर रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसे, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि रोटेशन करा करा के यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बनाए जाएंगे। सेकेंड, यहां पर रीजन क्या है, क्यों होता है ऐसा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल है, तो अभी मैं आगे सब अच्छे समझाऊंगा। पर यहां पर सबसे पहले रीजन लिख दें, ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड, ये इसका रीजन हो जाएगा। साथ साथ में नोट करते रहिएगा बेटा। कंडीशंस की बात करें तो एटलीस्ट, या फिर यूं कह सकते हैं कि मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड should be present continuously लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाने चाहिए। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, H2O2 का एग्जांपल है। तो ये रहा H2O2 का स्ट्रक्चर, ये है H2O2 का स्ट्रक्चर। आप यहां देखेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो लगातार 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है बेटा। मान लेते हैं हमारे पास एक है वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर में 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो केवल 2 ही सिग्मा यहां पर कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं, 1 2 1 2, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मान लेते हैं हमारे पास है CH और फिर OH, CH3OH हो गया, मिथाइल अल्कोहल। तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो कॉन्टिन्यूअस 3 सिग्मा पाए जाने की वजह से ये हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो समझ में आ गया बेटा, इन्हें हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, ये पॉसिबल है। कंडीशंस क्या है, मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट कंटिन्यूअसली, 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाने चाहिए, जैसे इस स्ट्रक्चर में है, लेकिन इसमें केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो ये रोटामर्स नहीं शो करेगा और ये शो करेगा। आइए देखते हैं आगे क्या फंडामेंटल्स है बेटा। इसमें छोटे छोटे पॉइंट से फंडामेंटल हम लोग कवर करेंगे। पहला है फ्री रोटेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होते हैं बेटा। जैसे कि मेरी आदत है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फंडामेंटल्स कवर कर लिए जाएं, ताकि बच्चों को उस टॉपिक में पहले भी, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि पहले से इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है या इस टॉपिक को पहली बार कवर कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ऐसा कोई भी टेक्निकल टर्म उसके सामने नहीं आना चाहिए जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हो लेकिन उसे पता ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें फंडामेंटल्स कवर कर लेने चाहिए, हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो फ्री रोटेशन क्या होता है बेटा, देखिए मान लेते हैं ना कि हमारे पास एक, हम ऐसे ब्लॉक ले लेते हैं, वुडन ब्लॉक ले लेते हैं। तो एक वुडन ब्लॉक ले लिया हमने ऐसे, ठीक है, और एक और वुडन ब्लॉक ले लिया हमने, एक और वुडन ब्लॉक ले लिया,
इसको मैं दूसरे कलर से बना दूं, यहां पर एक और वुडन ब्लॉक ले लिया ऐसे, और यहां पर इसको ना मैंने एक जगह से इसको यहां से कनेक्ट करा दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब आप पाएंगे कि अगर मैं इसको इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कराऊं बेटा, तो जाहिर सी बात है, देखो चूंकि एक ही तरफ मैंने एक ही जगह से इसको जोड़ रखा है, तो ये आराम से रोटेट करता रहेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा, है ना। अगर एक ही जगह से है तो ये पूरा ऐसे रोटेट करता रहेगा। अगर मैं रेड वाले को कांस्टेंट कर दूं, ब्लू वाले को ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दूं, तो जाहिर सी बात है ब्लू वाला चूंकि एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, तो लगातार वो रोटेट करता रहेगा, यानी कि फ्री रोटेशन यहां पर पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं अपने पास ये एक यहां पर छोटा सा सेगमेंट है, दिखाई दे रहा है बेटा सबको? ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है। अब देखो यहां पर क्या किया मैंने, ये रोटेट कराना स्टार्ट किया। चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड ही है, आपस में देख रहे हैं ना, ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर फ्री रोटेशन से बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। देखो कि स्ट्रक्चर ये हो गया, फिर ठीक है, फिर ये हो गया, और बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो ये फ्री रोटेशन इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इस वजह से ये फ्री रोटेशन पॉसिबल हो पाया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बेटा हम ऐसा कर लेते हैं, ये एक वुडन ब्लॉक हो गया, है ना, और ये दूसरा वुडन ब्लॉक हो गया, ये दो हो गए, और इसको दो जगह से हमने ऐसे ऐसे पिन के जरिए यहां पर ऐसे हमने इसको जोड़ रखा है, दो जगह। अब मैं आपसे बोलूं कि फ्री रोटेशन कराओ, तो आप बोलोगे आप फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जैसे हो गए, तो जैसे ही आप इसको डबल बॉन्ड जैसे हो गए, जैसे ही आप इसको ऐसे मान लो दो बॉन्ड है, आप जैसे ही रोटेट कराओगे तो ये फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर कौन सा रोटेशन होगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और यहां पर कौन सा रोटेशन होगा बेटा? फ्री रोटेशन होगा। तो हमने देखा कि फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड पॉसिबल होता है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में। देखो बेटा, इसी की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है, और इस रीजन की वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। तो ध्यान रहे कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने को मिलता है, और इधर फ्री रोटेशन के वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ने को मिलता है। बात आ गई समझ में? पहला फंडामेंटल क्लियर हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट आते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, डिफरेंट प्रोजेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए बेटा, पहला प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 O CH3 ऐसा है ना, और हमें इसका बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन बनाना है। तो बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन की शर्त होती है कि इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर कोई एलिमेंट स्ट्रक्चर का पार्ट है, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है, तो यहां पर 1 2 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 एंड 4 इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसका बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन ये हो गया। दूसरा होता है बेस डैश प्रोजेक्शन। बेस डैश प्रोजेक्शन में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है और यहां पर हमने ऐसे कुछ बना दिया, और यहाँ लिख दिया CH3, और यहाँ लिख दिया हमने CH3C, यहाँ पर OH लिख दिया। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर हमने ऐसे 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 डैश डैश करके हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया, एक सॉलिड लाइन बना दी, और यहाँ पर COOH ऐड कर दिया। तो बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन क्या बताता है बेटा? बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन बताता है कि ये जो है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है। और ये जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है, ये जो सॉलिड लाइन दिख रही है, ये बताती है कि ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है। कहां जा रहा है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, और ये भी इनटू द प्लेन, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, अगर मान लीजिए कभी किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए, तो उसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी
टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल प्लेन में नहीं, आउट ऑफ द प्लेन भी प्रेजेंट होंगे कुछ बॉन्ड उसके, लेकिन पेपर पे या फिर यूं कहूं बोर्ड पे मेरी एक तरह से लिमिटेशन है कि मैं एक 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। मैं कैसे भी करूंगा लेकिन दिखाना मुझे पेपर पे ही पड़ेगा, बोर्ड पे ही पड़ेगा। तो किसी 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करना है तो हम वहां पर बेस डैश प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। और जिस बेस डैश प्रोजेक्शन में हम लोग दो तो वो दिखाते हैं, दो तो ऐसे सिंपल लाइन से आप बना देंगे, ये कहलाएं जो प्लेन में ही कंपाउंड होंगे उनको, मतलब जो बॉन्ड से जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल जो प्लेन में ही होंगे उनको दिखाएंगे। और फिर दो लाइन का यूज करते हैं, एक डैश लाइन, एक सॉलिड लाइन। डैश लाइन बताती है कि ये हमसे दूर जा रहा है और सॉलिड लाइन बताती है कि हमारी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो इस तरह से हम किसी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसका यूज ऐसे किया जाता है। अगला है फिशर ट्रॉफ प्रोजेक्शन। बेटा बहुत सारी जगह आपने ये बना हुआ देखा होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ देखा होगा, है ना। मान लेते हैं हमारे पास, हमने यहाँ लिख दिया COOH लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, यहाँ H और यहाँ COOH लिख दिया। तो बेटा ये यहाँ पर देखो कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, और ये कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हालांकि ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, मीजो टार्टरिक एसिड कहलाएगा, मीजो टार्टरिक एसिड कहलाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फिशर ट्रांस प्रोजेक्शन में हम लोग इस तरह से कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ये बायोमोलिक्यूल में इनका यूज किया जाता है। अगला है सॉहर्स प्रोजेक्शन है। सॉहर्स प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है बेटा, मान लीजिए हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो मैं इसको फ्रंट कार्बन मान लूं या इसको फ्रंट कार्बन मान लूं, वो अपने ऊपर है। तो मैंने इसको फ्रंट कार्बन मान लिया, तो फ्रंट कार्बन को ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। और इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन को ऐसे बना दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन कार्बन बीच में ये सिंगल बॉन्ड है तो इस सिंगल बॉन्ड को ऐसे बना दिया। फिर ये दूसरा कार्बन बेटा, ये देखो दूसरा कार्बन लिख दिया। अब इन तीनों हाइड्रोजन को मैं बना रहा हूं, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ जाए, इसके जस्ट पीछे ये वाला आ जाए और इसके जस्ट पीछे ये वाला आ जाए, है ना। तो यहां पर ये सॉहर्स जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब काठ का घोड़ा जैसा, है ना। तो ये उस तरह का दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से इसको हम सॉहर्स प्रोजेक्शन के नाम से जानेंगे। और ये जो फॉर्म मैंने बनाया है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है बेटा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप देखिए, है ना, ये दिखाई दे रहा है सबको, समझ में आ रही बात बेटा, ठीक है। या आप ऐसे देखो, हाँ आप देखो दिखाई दे रहा है। तो आपको आगे वाला दिख रहा है लेकिन पीछे वाला आपको बहुत मुश्किल से दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कलर डिफरेंट है इस वजह से दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स मतलब क्या होता है हिंदी में, ग्रहण लग जाना। कहने का मतलब ये आगे वाला पीछे की जिंदगी में ग्रहण लगा दिया कि पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका दूसरा फॉर्म होगा बेटा, अगर मैं घुमा के इसको ऐसे कर दूं कि ये वाला बॉन्ड आपको इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो अगर ऐसे देखो मिले आपको, तो ये क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड। तो पहला फॉर्म मैंने कौन सा बताया, ये कौन सा है, इक्लिप्स्ड, और ये कौन सा है, स्टैगर्ड, ठीक है ना। दो तरह के फॉर्म मैंने आपको समझा दिए इसमें। अब आते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन्स में क्या होता है बेटा, मान लेते हैं यही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसी का मुझे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बनाना है। तो अगेन बेटा आप एक को फ्रंट कार्बन मान लीजिए, एक को रेयर कार्बन या बैक कार्बन मान लीजिए। फ्रंट कार्बन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। फ्रंट कार्बन को आप ऐसे हमेशा डॉट से बना दीजिए, ठीक है। फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो तीनों हाइड्रोजन को ऐसे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन ऐसे बना दीजिए। अब देखिए ये है रेयर कार्बन या बैक कार्बन, इसको हमेशा किससे दिखाएंगे, सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है। और यहां पर भी क्या अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन, तो इससे एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाया, इससे एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाया, और इससे एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाया। तो ये थोड़ा सा स्पेस कम ले रहा है, थोड़ा सा और नई एडवांस तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया, ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन हो गया। और ये वाला आपका जो दिख रहा है ये सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया। तो बेटा आपको मैंने बहुत फंडामेंटल तरीका बता दिया है ना, बहुत सारी फंडामेंटल्स आपके क्लियर करा दिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के इतने तरीके हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कंप्रेस्ड फॉर्म में किसी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर या फॉर्मूला को लिखा जाना, ठीक है। अपना जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है बेटा, इसमें हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं दोनों से स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके डिफरेंट फॉर्म जो होंगे वो बना करके दिखाएंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, आपके पास प्रॉपर स्पेस है, जगह है, दिखाई दे रहा होगा, एक बार में नोट कर लीजिए। फिर अब आते हैं
अब क्या होता है रोटेशनल एनर्जी बैरियर या फिर कन्फर्मेशनल एनर्जी। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको दो फॉर्म के बारे में बताया, एक इक्लिप्स्ड बताया, एक स्टैगर्ड बताया। तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही कहलाती है कन्फर्मेशनल एनर्जी। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट वन कन्फर्मर्स इनटू अदर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी को हम लोग रोटेशनल एनर्जी बैरियर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आपने वो एनर्जी उसकी सप्लाई कर दी, तो वो जो एक बैरियर बना हुआ था एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन का, उसने वो बैरियर क्रॉस कर लिया और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया रोटेशनल एनर्जी बैरियर नाम पड़ गया। डन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट फंडामेंटल्स में हम लोग बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात कर लेते हैं बेटा। कितने टाइप की स्ट्रेन या खिंचाव स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कितने टाइप का डिस्कंफर्ट हो सकता है स्ट्रक्चर में। द फर्स्ट वन इज वंडर वाल स्ट्रेन। दिस इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप ऑन और एटम। ठीक है, एटम या ग्रुप की जितनी ज्यादा बड़ी साइज होगी उतना ही ज्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ स्ट्रेन होगा। ये देखो, जैसे देखो बेटा, यहां पर मैंने देखो ये कार्बन है, बीच में आपको जो दिख रहा है यहां पर ध्यान से देखना, ये कार्बन है, ये तीनों बॉन्ड हैं कार्बन से बने हुए, और चौथा बॉन्ड ये बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये तीनों से आपको ये जो सर्कल में दिख रहा है आपको ये दिख रहा है, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन है या कोई CH3 है या कोई भी हाइड्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप या एटम है। डन। इसी तरह पीछे वाले के साथ भी ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों कोई ग्रुप या एटम है जो कि कार्बन से अटैच्ड है, और सेंटर में कौन है, कार्बन है। क्लियर। जब देखेंगे बेटा हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाने का मतलब मैंने कौन सा फॉर्म बना दिया है, मैंने बना दिया है इक्लिप्स्ड फॉर्म बना दिया है। इक्लिप्स का मतलब इस बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड आएगा, इस एटम के सामने ये एटम आएगा, इस बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड आएगा, इस एटम के सामने ये एटम आएगा, है ना। तो बॉन्ड के सामने बॉन्ड, एटम एंड मॉलिक्यूल के सामने एटम एंड मॉलिक्यूल का आना, ये इक्लिप्स फॉर्म कहलाता है। क्लियर बेटा। अब आप सोचो कि अगर मान लो आप किसी लाइन में खड़े हो, आपके सामने कोई आकर के खड़ा हो जाए, ठीक है, या आपके सामने वाले जो लाइन में खड़े हैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से सामने वाला आपको देख नहीं पाएगा, तो वो आपको आपके फॉर्म को इक्लिप्स कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में ग्रहण लगा रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और ये वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलेंगे। और ये जो ग्रुप या एटम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जैसे मान लो यहां बड़ा सा CH3 लगा हुआ है, यहां पर भी बड़ा सा CH3 लगा हुआ है, और ये 3D में CH3 अरेंज है, ये भी 3D में अरेंज है, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो ये भी दोनों एक दूसरे के वजह आमने सामने आने की वजह से आपस में रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन होने की वजह से यहां पर जो स्ट्रेन, खिंचाव, डिस्कंफर्ट प्रोड्यूस होगा या ओरिजिनेट होगा इस स्ट्रक्चर में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम लोग बोलेंगे वंडर वाल स्ट्रेन। समझ में आ गई बात बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही बॉन्ड के सामने बॉन्ड या एटम के सामने एटम आएगा, मॉलिक्यूल के सामने मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, तो आप हमेशा समझ जाना कि यहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो इस वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म बना देते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब इस तरह से स्टैगर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब समझते हैं क्या हो गया, कि देखो ये बॉन्ड इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में देख रहे हैं कितना ज्यादा डिस्टेंस हो गई। जो अभी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे इक्लिप्स में, अब दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर हो गए, तो इनके बीच में रिपल्सन भी मिनिमम हो गया, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इक्लिप्स फॉर्म से। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां पर यही सब बातें लिखी हुई हैं, वंडर वाल स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन एटम और ग्रुप,
और जितना बड़ा ग्रुप है एटम की साइज उतना ज्यादा रिपल्सन। दूसरा है टॉर्जनल स्ट्रेन, इसे हम पिट्जर्स या यहाँ पर इक्लिप्सिंग स्ट्रेन के भी नाम से जानते हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा, पिट्जर्स, है ना। टॉर्जनल स्ट्रेन या स्ट्रेन रिपल्सन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर। मोर डेंजरस देन वंडरवॉल स्ट्रेन, कहने का मतलब अगर किसी में टॉर्जनल स्ट्रेन है, किसी में वंडरवॉल स्ट्रेन है, तो मॉलिक्यूल के इनस्टेबिलिटी के लिए, मॉलिक्यूल के अनस्टेबिलिटी के लिए वंडरवॉल स्ट्रेन के बजाय टॉर्जनल स्ट्रेन कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है बेटा, आपने बीएससी पीआर थियरी पढ़ा था, वहां भी आपने देखा था कि लोन पेयर रिपल्सन या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहीं ज्यादा अनस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। वही चीज यहां पर भी लगेगी बच्चा, है ना। फिर आ गया टॉर्जनल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इंटर कन्वर्जन, क्लियर। फिर आता है एक एंगल स्ट्रेन, इसको हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन वाला केस डील करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फंडामेंटल्स का नेक्स्ट पॉइंट है डाइहेड्रल एंगल या फिर टॉर्जनल एंगल। अब डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल को आप यूं समझिए, देखिए फिर से इसी का सहारा लूंगा मैं, इसको समझिएगा ध्यान से। क्या है डाइहेड्रल एंगल, आप देख रहे होंगे कि ये बीच में कार्बन और यहां पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, उन तीनों बॉन्ड से जुड़े हुए 3 एटम या ग्रुप लगे हुए हैं, क्लियर। आप इसको एक प्लेन मानिए, और है भी, ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, ये एक प्लेन है। इसी तरह से पीछे वाला आप देख रहे हैं, ये भी एक प्लेन में है कि नहीं, बताओ, ये भी क्या है, एक प्लेन में है, क्लियर। अब आप बताओ, अगर ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, तो इस प्लेन और ये पीछे वाला प्लेन, क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कुछ है? तो आप कहेंगे अभी तो 0 बॉन्ड एंगल है, क्योंकि अगर बॉन्ड एंगल होता तो हमें पीछे वाला प्लेन दिखाई देता, पीछे वाला प्लेन नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि दोनों के बीच में कोई बॉन्ड एंगल नहीं है। तो पहले बात, इस बात को समझें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल होता है बेटा 2 प्लेन के बीच में एंगल कितनी होती है, तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। अब मैं इसको घुमा दूं ऐसे, ठीक है, आप देखेंगे कि टोटल कितना होता है 120, ये सर्कल कितने, सॉरी ये इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 120, और 120 के बीचों बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, मैं पास पास लेके आ जाऊं, इसको ऐसे कर दिया मैंने इसको। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री होगा। अब मैं बोलूं ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल एक्चुअल में किसके बीच में है, तो आप बोलेंगे एक प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में बॉन्ड एंगल हमें 60 डिग्री दिखाई दिया। तो डाइहेड्रल एंगल बेटा समझ जाना है कि 2 प्लेन के बीच का बॉन्ड एंगल होता है ये, है ना। तो ये हो गया बेटा डाइहेड्रल एंगल के बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब हम आते हैं, पहला टॉपिक हम अपना कवर करेंगे, ये होगा कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। अब इथेन का फॉर्मूला हम सबको पता है बेटा, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। सॉहर्स प्रोजेक्शन हमें बनाना है। सॉहर्स में पहले, सबसे पहले इसको फ्रंट कार्बन मान लो, तो ये कार्बन हो गया, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 एंड 3। उसके बाद ये वाला सिंगल बॉन्ड, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड ऐसे बना दिया, ठीक है, ये वाला बन गया। फिर ये बैक कार्बन, तो हमने बनाया ये बैक कार्बन, और उससे जुड़े 3 हाइड्रोजन, तो उससे जुड़े हमने 3 हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथेन का। दूसरा बना लेते हैं हम लोग, फिर से ये फ्रंट कार्बन। अब फ्रंट कार्बन को बेटा बिल्कुल चेंज मत करिएगा, फ्रंट कार्बन को स्टैटिक रखिए अपनी जगह पर, है ना, इसको चेंज मत करिए। रेयर कार्बन को आप 60 डिग्री से रोटेट करा दीजिए। जैसे आप कराएंगे तो ये जो रेयर कार्बन होगा, अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा नीचे, या यूं कह सकते हैं ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये दोनों सॉहर्स प्रोजेक्शन मैंने आपके सामने बना दिए। इसमें आप देख सकते हैं बेटा कि ये रहा आपका बॉन्ड, है ना, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन के आमने सामने आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आमने सामने आने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहां पर वंडरवॉल स्ट्रेन आ जाएगी। तो इसमें हम देख रहे हैं, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, इसे हम लोग बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। और इक्लिप्स्ड फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर जो टॉर्जनल स्ट्रेन है
वो बहुत ज्यादा है, जो वैन डर वाल स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा है, और इस वजह से रिपल्सन बहुत ज्यादा है, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी बहुत कम है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर आ गए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैन डर वाल स्ट्रेन है, वैन डर वाल स्ट्रेन है वो बहुत कम हो गया, जो टॉर्जनल स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन है वो बहुत कम हो गया, और इस वजह से रिपल्सन बहुत कम हो गया, और इस वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई, और इस फॉर्म को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब सुनो बेटा, एक हो गया इक्लिप्स, एक हो गया स्टैगर्ड। क्लियर? मुझे बताओ, जब मैंने इक्लिप्स को स्टैगर्ड में चेंज किया तो क्या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ कुछ चेंज हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ थी वो हमेशा वही रही होगी, वही रही होगी, वही रही होगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप मुझे बताओ, इसके बीच में बॉन्ड एंगल पहले भी 120 थी, इसके बीच में बॉन्ड एंगल पहले भी 120 थी, इसके बीच में बॉन्ड एंगल पहले भी 120 थी, इसके बीच में बॉन्ड एंगल पहले भी 120, अभी भी 120, अभी भी 120। तो ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है ना, ये दोनों की दोनों बेटा हर एक स्ट्रक्चर में क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझिए। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज आप देखिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर है, तो आप कह सकते हैं कि देखिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसके बीच की बॉन्ड लेंथ जो है, हम कितना भी इसको घुमा देंगे कभी नहीं बदलने वाली है ना। और दूसरी बात आप यूं कह सकते हैं कि देखिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल कितनी है, 120, और इसको मैं कितना घुमाऊं, 120 रहेगा। देखो अभी भी 120 है ना, फिर थोड़ा सा और घुमा दे, देखो अभी भी 120 है। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगी, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सेम ही रहेगी। आगे बात समझ में क्लियर हो रही बात थोड़ी थोड़ी? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन पे। अगेन इथेन का ही डिस्कशन चल रहा है, तो कंपाउंड वही लिखा जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर आपका ये फ्रंट कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन को हम लोगों ने किससे दिखाया, डॉट से दिखाया। इसके पास हमारे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन। उसके बाद ये क्या है, रेयर कार्बन, बैक कार्बन, इसको किससे दिखाएंगे, सर्कल से। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो पहले मैं इक्लिप्स फॉर्म बनाऊंगा ताकि क्लैरिटी रहे कि कहां से स्टार्ट हमने किया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि देखिए इसके इलेक्ट्रॉन और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, रिपल्सन। इस रिपल्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्जन स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, फिर आप बोलेंगे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में जो स्ट्रेन होगा इसका नाम क्या पड़ेगा, वैन डर वाल स्ट्रेन नाम पड़ेगा। ठीक है बेटा, और यहां पर आप देखेंगे कि इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंगल आ रही है वो 120 ही है ना, सब में 120 ही है बेटा। और अगर मैं बोलूं डाइहेड्रल एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल क्या होती है, अभी क्या सिखाया था बेटा, डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। और अगर दोनों प्लेन के बीच में कोई एंगल होता तो पीछे वाला दिखाई देता, उसको ढक के कैसे रखता, कवर कैसे करके रखता। तो आप क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल कितनी होगी, ये होगी 0 डिग्री, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन, तो आप बोलेंगे बहुत ज्यादा है, वैन डर वाल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने है, और इस वजह से यहां पर रिपल्सन बहुत हाई है और स्टेबिलिटी बहुत कम है, और इस फॉर्म का नाम क्या पड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। आगे बात समझ में, ये हो गया पहला पॉइंट।
अब आते हैं दूसरी तरफ, बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्म का। अगेन बेटा वही फ्रंट कार्बन को हम लोगों ने किससे बनाया, फ्रंट कार्बन को हमने डॉट से बनाया, और फिर यहां पर उससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो 3 हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये रेयर कार्बन या बैक कार्बन बनाया, और हमने पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बनेगा ये कहलाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो दिख रहे हैं, जो पहले उसके जस्ट पीछे था, है ना। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अब रिपल्सन कम हो गया, टॉर्जनल स्ट्रेन कम हो गई। अब यहां पर कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन जो है वो कम हो गई है, वंडरवॉल स्ट्रेन क्या हो गई है, कम हो गई है, दोनों कम हो गई है ना। इस वजह से रिपल्सन क्या हो गया है, कम हो गया है, और इस वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें का हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंगल है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे वो तो पहले भी 120 था, अभी भी 120 है। देखो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये तो अभी भी 120 है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। फिर मैं पूछूं कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, वो भी सब में सेम है। फिर मैं पूछूं डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल का मतलब कि ये वाला प्लेन और ये वाले प्लेन के बीच में, तो आप इसे कैसे बताएंगे, ये देखो ये क्या है, 60 डिग्री, ये डाइहेड्रल एंगल है। आगे बात समझ बेटा, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दैट इज 60 डिग्री। तो ये आपका क्लियर हो गया यहां तक का, समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ध्यान से समझना बेटा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। मैं वैसे भी बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, है ना। मेरे समझाने के बाद अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आए समझ लो कि बहुत मुश्किल सी बात है ना। मुझे इतना भरोसा है कि मैं किसी भी टफ से टफ टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझा सकता हूं, बता सकता हूं, और ये भी पता है कि बच्चों को समझ में आता है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अभी जितनी बातें हमने की एक्लिप्स फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बताया, एक्लिप्स मतलब एक दूसरे का आमने सामने आ जाना, ग्रहण लग जाना। तो टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा, वंडरवॉल स्ट्रेन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम, ठीक है। और डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, सॉरी एक्लिप्स फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो जाएगा इसमें। यहां पर स्टैगर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, टॉर्जनल स्ट्रेन सबसे कम, वंडरवॉल स्ट्रेन सबसे कम, रिपल्सन सबसे कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। और यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल होगी वो हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स के बीच में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गाउच कन्फर्मर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गाउच। क्योंकि बेटा एक तो मैंने बताया मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला, एक बताया मिनिमम स्टेबिलिटी वाला, दोनों के बीच में तो तमाम स्ट्रक्चर बनेंगी। जैसे आप ये देखिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि आपको पीछे वाला नहीं दिख रहा है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है आपका स्टैगर्ड फॉर्म, है ना, क्लियर। मैं कह रहा हूं इसके बीच में देखो छोटे छोटे ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर है, सब अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो आप बेटा इस पूरे फ्रंट वाले को और बैक वाले प्लेन को, आगे और पीछे वाले प्लेन को आप 0.1 0 0 0.1 या फिर 0.1 1 2 3 4 डिग्री रोटेट कराते रहो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके मिलते रहेंगे। तो इस तरह तो इथेन के इन्फिनाइट कन्फर्मर्स मिल जाएंगे, मिल ही जाएंगे। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, इथेन के इन्फिनाइट कन्फर्मर्स पॉसिबल होते हैं। और सिर्फ इथेन के नहीं बेटा, किसी भी स्ट्रक्चर के इन्फिनाइट कन्फर्मर्स ही पॉसिबल होते हैं, ठीक है। आइए अब बात को समझते हैं। देखिए होता है क्या बेटा, जैसे आप आगे चल के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, या इससे पहले आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा जिसमें आपने फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा, या और भी डिफरेंट टाइप के पढ़े। तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है C2H6O और ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल एंड ईथर को, और ये इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है और डाई मिथाइल ईथर भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, इन दोनों को अलग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इन दोनों के अलग से रिएक्शंस कराई जा सकती हैं। लेकिन बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं होता है।
यानी कि आप किसी के स्टैगर्ड फॉर्म को और किसी के इक्लिप्स फॉर्म को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। और ये रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी को पा करके ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और इस वजह से बच्चा, चूंकि आपस में ये इंटर कन्वर्ट बहुत इजीली होते रहते हैं, तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। अगला पॉइंट है यहां पर, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ इन ऑल कन्फर्मर्स रिमेन्स सेम बट डाइहेड्रल एंगल विल चेंज। जो मैंने आपसे बताया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, देयर आर इन्फिनाइट कन्फर्मर्स ऑफ इथेन पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर, जैसा कि अभी बताया। फिर आगे लिखा हुआ है बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यहां लिखा हुआ है, कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दैट इज वाई द रिजोल्यूशन या आइसोलेशन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर इज नॉट पॉसिबल। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इस वजह से क्योंकि इनके आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल होती है। तो तुरंत ही स्टैगर्ड, थोड़ी देर में गाउच और थोड़ी देर में इक्लिप्स, ऐसे करके लगातार इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा बेटा, इथेन के भारी सक्सेस के बाद हम लोग पहुंच गए हैं एन ब्यूटेन के पास, और एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। यहां पर देखिए, एन ब्यूटेन में अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग अगर नंबरिंग कर लें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन हो गया। आइए हम लोग फर्स्ट और सेकंड कार्बन के अराउंड हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, फर्स्ट कार्बन को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब बाकी सबको एक साथ लिख रहा हूं, CH2 CH2 CH3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। और हम फ्री रोटेशन, तो देखो हर एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन है टोटल इस स्ट्रक्चर में, और हर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना। तो और सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन है। तो किसी भी एक कार्बन को आप मान लीजिए रेफरेंस और उसके अराउंड फ्री रोटेशन कराना स्टार्ट करिए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सही बात है, समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कहा कि बाकी सबका नहीं, चलो C1 C2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन को रेफरेंस मान लें, तो फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और सेकंड कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन क्यों? हाँ देखो, सेकंड कार्बन से क्या कनेक्टेड है, हाँ 2 हाइड्रोजन और एक CH2 CH3 कनेक्टेड है। आइए न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के जरिए इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कार्बन को हमने फ्रंट कार्बन मान लिया। फ्रंट कार्बन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट कार्बन से क्या कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो आप फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया कनेक्ट, डन, समझ में आ गया। अब आते हैं रेयर कार्बन या बैक कार्बन, इसको बना देते हैं सर्कल से। इससे क्या क्या कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 CH2 CH3। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ग्रुप ऊपर लिख दिया करो, इससे क्या फायदा होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहां से स्टार्ट करें कहां खत्म करें। तो सबसे पहले लिख दिया CH2 CH3, है ना। उसके बाद यहां क्या लिख दिया, 2 हाइड्रोजन और जुड़े हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिया। ये कौन सा फॉर्म बन गया बेटा, इक्लिप्स फॉर्म बन गया इसका, ठीक है। और अगर हमें इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाना हो तो हम क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, उसके बाद फिर ये हो गया आपका रेयर कार्बन या बैक कार्बन, और यहां फिर ये अपने लिख दिया CH2 CH3, और फिर ये हाइड्रोजन और फिर ये हाइड्रोजन, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और इन दोनों के बीच में अगर कोई आएगा तो वो क्या कहलाएगा, गाउच कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला वाला नहीं था इसलिए बहुत जल्दी में खत्म कर दिया। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आइए करके समझते हैं। अब यहां पर हमें रोटेशन कहां कराना है बेटा, C2 और C3 के बीच में कराना है। मतलब ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, अब मुझे रोटेशन इसके बीच में कराना है, ये हमारा रेफरेंस है, बाकी सब इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, बस ऐसे समझना है। तो हमारा ये सेकंड कार्बन है, इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये डॉट से बना लिया। सेकंड कार्बन हमारा
रेफरेंस है, हमें रोटेशन कराना है बेटा सेकेंड और थर्ड कार्बन, मतलब C2 एंड C3 को घुमाना है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ध्यान से बेटा बनाना, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बनाया, ये बनाया फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन, इससे क्या क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। तो मैं सबसे बड़ा वाला ग्रुप सबसे ऊपर बना लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कहां से स्टार्ट करें। CH3 बना लिया और 2 हाइड्रोजन बना लिया, क्लियर। अब उसके बाद क्या है बेटा, ये आपका आ गया रेयर कार्बन। रेयर कार्बन को सर्कल से बनाएंगे। अब वहां पर क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3। अगेन मैंने बड़ा वाला ग्रुप ऊपर लिख दिया CH3, और 2 हाइड्रोजन जो छोटे छोटे हैं उनको मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया। सही है, एक चीज बन के तैयार हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको बेटा 60 डिग्री रोटेट करा दूंगा। तो ये जो ब्लू से लिखा, ये पर्पल से जो CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 कहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, क्लियर। और ये जो पर्पल से हाइड्रोजन लिखा है, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में चला जाएगा। यही होगा ना कुछ, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन को बिल्कुल बेटा टच मत करना, जैसा है चुपचाप वैसे बना दो, बिल्कुल। सबको रोटेट कराने लगोगे तो फिर वही मिलेगा बार बार, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। फ्रंट कार्बन में देखो, फ्रंट कार्बन को मैंने रेड से बनाया है, ध्यान रहे। तो CH3 ऊपर था, हाइड्रोजन साइड साइड में था, CH3 C एंड H के बीच में बॉन्ड एंगल 120 था, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो भी बॉन्ड लेंथ होगी वही बॉन्ड लेंथ सारे स्ट्रक्चर में रहेगी। तभी मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होती है। अब हम पर्पल वाले को रोटेट कर रहे हैं, मतलब बैक कार्बन को रोटेट कर रहे हैं। तो ये बैक कार्बन को पहले बना लें, ऐसे रोटेट किया होगा 60 डिग्री से, तो ये जो CH3 लिखा है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये CH3 यहां आ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। अगेन इसको हम 60 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अब बताओ, ये जो पर्पल वाला है ये कहां जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये फ्रंट कार्बन आपका हो गया, ठीक है। फ्रंट कार्बन में बेटा बिल्कुल टच मत करना, चेंज मत करना। CH3 ऊपर था, हाइड्रोजन साइड साइड में था, बना दो आप भी। फिर आप क्या करोगे, रोटेट करो। ये CH3 60 डिग्री रोटेट कराएंगे, और कैसे रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये CH3 कहां जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे। तो ये हाइड्रोजन के पीछे आ गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन के पीछे ये आ गया, और ये CH3 के पीछे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अगेन इसको हम क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज। फिर से फ्रंट कार्बन अगेन हम लोग बेटा टच नहीं करेंगे। तो फ्रंट कार्बन जैसे बना है चुपचाप वैसे ही फ्रंट कार्बन बना दीजिए, CH3 H एंड H। और रेयर कार्बन या बैक कार्बन को हम लोग देखो, अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो ये CH3 बेटा घूम के इन दोनों के बीच में आ जाएगा, है ना। तो ये CH3 यहां आ जाएगा, बाकी जो हाइड्रोजन है वो एक यहां और एक यहां आ जाएगा, सही है। अब अगेन मैं इसको क्या कर रहा हूं, 60 डिग्री फिर से रोटेट करा दे रहा हूं, ठीक। 60 डिग्री फिर से रोटेट कर दे रहा हूं। तो अब क्या होगा, 60 डिग्री फिर से अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो बताओ, ये CH3 पर्पल वाला इस हाइड्रोजन के पीछे पहुंच जाएगा। तो पहले तो फ्रंट कार्बन बनाएंगे, फ्रंट कार्बन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। CH3 और H ऐसे बना दो। ये रेयर कार्बन या बैक कार्बन रहा, ये CH3 घूम के इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, तो इसके पीछे आ गया, ठीक है। बाकी इस हाइड्रोजन यहां पर और ये हाइड्रोजन यहां पर, डन। समझ में आ गया बात बेटा। अब इसको मैं 60 डिग्री फिर से रोटेट करा दे रहा हूं, ठीक है। तो 60 डिग्री जैसे ही फिर से दोबारा रोटेट कराएंगे, फ्रंट कार्बन को अगेन टच नहीं करना है बेटा, वो ऐसे ही रहेगा। ऊपर CH3, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। रेयर कार्बन या बैक कार्बन की बात करें तो ये CH3 पर्पल वाला इसके और इसके बीच में आ जाएगा 60 डिग्री रोटेट कराने की वजह से। तो ये आ जाएगा CH3 यहां पर, बाकी हाइड्रोजन यहां और हाइड्रोजन यहां, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो आप देख पाएंगे कि ये 60 डिग्री रोटेट कराने पर स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर से वही बन जाएगी जहां से हम चले थे, क्लियर। अब बेटा इसका उल्टा सोचो, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट करा दें तो ये बनेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज करा दें तो फिर ये बनेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज करा दें तो ये बनेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज करा दें तो फिर ये बनेगा, और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज करा दें तो ये बनेगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करा दें तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है ना। समझ वाली बात ना। तो ये समझ लेना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज लिखा गया है, क्लियर।
अब एक एक स्ट्रक्चर को मैं समझाने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना, दिमाग एकदम इधर ही रहे। देखो यहां पर क्या है, CH3 ने CH3 को ढक करके रखा है, कवर करके रखा है, उसके सामने आके खड़ा हो गया है, इक्लिप्स्ड हो गया है, ठीक है ना। तो इसे हम इक्लिप्स तो यहां पर भी है, और आप देखो यहां पर भी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को कवर करके रखा है, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को तो यहां भी कवर करके रखा है। क्लियर हो रही बात? तो ये भी इक्लिप्स्ड है, ये भी इक्लिप्स्ड है, ये भी इक्लिप्स्ड है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अब ध्यान से देखिए, पहले वाली स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, यहां पर एक CH3 ने दूसरे CH3 को ही कवर करके रखा है, यानी कि इक्लिप्स तो है लेकिन सेम ग्रुप या सेम एटम, सेम ग्रुप या सेम एटम को ही कवर कर रहे हैं। CH3 CH3 को कर रहा है, HH को कर रहा है, HH को कर रहा है, इसे बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड। और ये जो दोनों हैं इनको हम केवल और केवल इक्लिप्स्ड बोलेंगे या फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियली इक्लिप्स्ड बोलेंगे। आगे बात समझ में? तो स्ट्रक्चर नंबर अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं तो ये क्या कहलाएगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड कहलाएगा, कहलाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? और इसका ये सेकंड स्ट्रक्चर है, नंबरिंग करते चलना, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड, और ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो अपनी थर्ड स्ट्रक्चर है, तो ऐसा लिख सकता हूं कि थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिफ्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर, ये दोनों क्या कहलाएंगे? पार्शियली इक्लिप्स्ड कहलाएंगे। ठीक है बेटा, पार्शियली इक्लिप्स्ड कहलाएंगे। डन? यहां तक समझ में आ रही बात? चलो अब आते हैं इधर सेकेंड वाले पर। अब इनका कहानी खत्म। अब देखो यहां पर ग्रुप दूर दूर है तो स्टैगर्ड होगा, यहां पर ग्रुप दूर दूर है तो स्टैगर्ड होगा, यहां पर भी ग्रुप दूर दूर है तो स्टैगर्ड होगा। ठीक है, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर में क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि ये CH3 इस CH3 से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर है, इससे ज्यादा दूर हो ही नहीं सकता है। तो इसे हम स्टैगर्ड नहीं, एंटी स्टैगर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी स्टैगर्ड। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर फोर्थ है आपकी, ये कहलाएगी एंटी स्टैगर्ड। क्या कहलाएगी बेटा? एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर कहलाएगी, फोर्थ वाली। ठीक है ना, फोर्थ वाली एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अब क्या क्या बच गया? सेकंड बच गया, और उसके बाद कौन सा बच गया आपका? ये सिक्स्थ बच गया। सेकंड और सिक्स्थ केवल बचा। तो सेकंड और सिक्स्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? आइए देखते हैं। सेकंड और सिक्स्थ की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे गाउच। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था ना कि बीच में जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गाउच बोल देते हैं, या सिंपली स्टैगर्ड बोल देते हैं। ठीक है, वैसे मेनली इसको हम गाउच बोलते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ढूंढ के निकालो, सबसे स्टेबल। तो आप बोलोगे देखो, स्टेबल होने के लिए कंपाउंड का, ग्रुप का, या जो भी स्ट्रक्चर है, पहली बात उनमें डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, और ग्रुप और एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो ये तो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे को कवर कर रहा है, ये तो फुल्ली इक्लिप्स्ड है। ये स्टेबल हो सकता है, ये स्टेबल हो सकता है, ये स्टेबल हो सकता है। तो स्टेबिलिटी के नाम पे केवल सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ही पहले आएंगे। इनमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप बोलेंगे इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहां पर एक CH3 दूसरे CH3 से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर है बेटा। तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा? ये होगा एंटी स्टैगर्ड। तो एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन सबसे कम, वंडरवाल स्ट्रेन सबसे कम, रिपल्सन सबसे कम, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। मैं बोलूंगा सबसे बर्बाद स्ट्रक्चर बताओ, सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर बताओ, तो आप बोलेंगे आपका ध्यान किधर है? फर्स्ट स्ट्रक्चर इधर है। आप देख पा रहे हैं कि एक CH3 को दूसरा CH3 ही कवर कर रहा है, बड़ा सा CH3, दूसरा भी बड़ा सा CH3। ग्रुप या एटम की साइज बढ़ती है तो वंडरवाल स्ट्रेन बढ़ता है, और वंडरवाल स्ट्रेन बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका एंटी स्टैगर्ड, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा आपका ये फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है,
एंटी स्टैगर्ड के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर स्टेबल होंगी, उसके बाद ये गाउच एंड गाउच। क्लियर, दोनों इक्वली स्टेबल होंगे क्योंकि दोनों में CH3 देखो 60 डिग्री 60 डिग्री यहां पर भी। इसके बाद कौन स्टेबल होगा, इसके बाद पार्शली इक्लिप्स्ड एंड पार्शली इक्लिप्स्ड, और उसके बाद क्या होगा सबसे लास्ट में फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये हो गया स्टेबिलिटी का बेटा फंडा, है ना। अब इसको आराम से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए यहां पर देखते हैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर आपकी कौन सी थी, फर्स्ट वाली। ये आपकी लीस्ट स्टेबल, मिनिमम स्टेबिलिटी या फिर मैक्सिमम रिपल्सन वाली स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ के बारे में अभी आपने देखा कि आपकी स्ट्रक्चर ये है कौन सी, थर्ड वाली, और फिर उसके बाद ये है आपका थर्ड एंड फिफ्थ वाला हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद आ जाएगा थर्ड एंड फिफ्थ वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी, थर्ड एंड फिफ्थ वाली। ये दोनों क्या कहलाएंगे, पार्शली इक्लिप्स्ड कहलाएंगे, पार्शली इक्लिप्स्ड कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ वाली स्ट्रक्चर आपकी आ जाएगी, यही आपकी कौन सी कहलाएगी, एंटी स्टैगर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एंटी स्टैगर्ड कहलाएगी। क्लियर। फिर सेकेंड एंड सिक्स्थ बची, ये कहलाएगा गाउच कहलाएगा। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं, सबसे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड, फिर गाउच आ जाएगा, फिर पार्शली इक्लिप्स्ड आ जाएगा बेटा, और फिर सबसे लास्ट में आएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड आ जाएगा। यहाँ पर एक ग्राफ है, ग्राफ से आपको देखिए दिखाया गया है। यहाँ पर आप ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, और ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर इसकी एनर्जी देखो, अगर इसको हम यहाँ पर मिलाएं तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम। तो यहाँ पर सबसे टॉप पे कौन होगा, वो होगा हमारा फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा, ठीक है। सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ बेस पे कौन है, देखो जिसकी एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, तो ये कौन होगा, एंटी स्टैगर्ड होगा। और इस तरह से हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया बात बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया सब कुछ। तो ध्यान रखना है स्ट्रक्चर कितने टाइप के बने। अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि मान लेते हैं कि अपने पास एक एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट करा दिया, तो बताओ क्या स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी। क्या बोला मैंने, एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है ये। तो बेटा मान लेते हैं ये अपना मान के लेते हैं ये अपना एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसे हमने 120 डिग्री रोटेट करा दिया। क्लियर। और बोला गया है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया गया, तो आप पहले तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भूल जाइए, क्योंकि दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा। जैसे देखिए, अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो 60 डिग्री 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। क्या मिल गया हमें स्ट्रक्चर का नाम बताओ, मिल गया गाउच। क्लियर। अब चलो क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराए तो ये मिला, फिर 60 डिग्री, तो टोटल 120 डिग्री रोटेट कराने पर क्या मिला, गाउच। तो आप चाहे 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराइए, चाहे 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आंसर विल बी सेम, स्ट्रक्चर विल बी सेम, कन्फर्मर्स विल बी सेम, द वेराइटी, द टाइप ऑफ कन्फर्मर्स विल बी सेम। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अपना है ये गाउच इफेक्ट। बेटा इस पे जेई पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रहे। कंडीशन क्या होती है पहले वो समझिए। कंडीशन है, मान लेते हैं अपने पास है एक CH2 है ना, और सिंगल बॉन्ड CH2 है, ऐसा मैंने लिख रखा है। और यहां पर अपने पास कोई तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई सा भी, है ना, या OH मान लेते हैं। और यहां पर मान लेते हैं कि अपने पास OH है, या फिर अपने पास फ्लोरीन है, या फिर अपने पास COOH है, या फिर अपने पास CHO है, या फिर अपने पास NH2 है। ऐसा कुछ भी इसमें से जुड़ा हुआ है तो ये गाउच इफेक्ट शो करेगा। क्लियर। आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगा। यहाँ पर यहाँ गाउच इफेक्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल गाउच हो जाएगा, देन स्टैगर्ड, देन इक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहां पर गाउच वाले फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वो हमारे गाउच वाले फॉर्म को ज्यादा स्टेबल कर देगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसका नाम है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं फ्रंट कार्बन मान ले रहा हूं।
तो फ्रंट कार्बन ये हो गया, फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, एक OH, तो एक मैंने यहां लगा दिया OH और 2 लगा दिए हाइड्रोजन। ठीक है, अब आते हैं रेयर कार्बन, इसको मान लेते हैं, इसको सर्कल से दिखाएंगे। ये जुड़ा है 2 हाइड्रोजन एक OH से, तो एक OH मैंने यहां बना दिया और 2 हाइड्रोजन यहां बना दिए, यहां बना दिए। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो ये बन गई। दूसरी स्ट्रक्चर है अपने पास ये फ्रंट कार्बन। अगेन फ्रंट कार्बन को टच नहीं करते हम लोग जब भी रोटेट करा के डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। OH ऊपर लगा है, लिखा रहने दीजिए, यहां पर H, यहां पर H। अब मैं इस OH को उठा के 60 डिग्री रोटेट अगर मैं करा दूं इसको, ठीक है, तो ये वाला OH रेड वाला इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, यहां पर H और यहां पर H आ जाएगा। सही है, और एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें हम लोग OH ऊपर, H यहां, फ्रंट कार्बन को चेंज नहीं किया। रेयर कार्बन को हमने किया तो यहां पर OH आ गया, यहां पर H आ गया और यहां पर H आ गया। इसका नाम पड़ेगा, इसका नाम पड़ जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड बोलेंगे। इस वाले को हम लोग बोलेंगे गाउच, क्योंकि ये दोनों के बीच की स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टैगर्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्टैगर्ड बोल देंगे। क्लियर है बेटा। अब जब आप गाउच इफेक्ट को देखेंगे यहां पर, तो गाउच इफेक्ट देखते ही आप समझेंगे कि यहां पर ये जो बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और चूंकि यहां अगल बगल OH होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर OH में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा, तो ये इक्लिप्स्ड है। जैसा कि हमेशा होता है, ये भी हमेशा अनस्टेबल रहेगा और सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी हो गई, सबसे पहले गाउच की, देन स्टैगर्ड, देन इक्लिप्स्ड की। ये आपका आंसर रहा, तो ये रहा आपका गाउच इफेक्ट। ठीक है, कंडीशन मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी का रीजन बता दिया, सब कुछ डन। अब आते हैं, अपना कन्फर्मर्स कंप्लीट हो गया, केवल साइक्लोहेक्सेन का बचा हुआ है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें, फिर साइक्लोहेक्सेन का नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी मैंने आपको सिखाया बेटा, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो कि नीट के एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर, आपको मैंने बताया डिफरेंट जब आप बनाएंगे कन्फर्मर्स तो हमेशा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल दोनों सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स ऑफ इथेन इज। अब लिखा है द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। इक्लिप्स्ड और मोर स्टेबल, इसके आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही वाहियात सी लाइन है, मैंने कट कर दिया। फिर लिखा द स्टैगर्ड कन्फर्मर्स ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, सही है। देन इक्लिप्स्ड, सही है। कन्फर्मेशंस, बिकॉज स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस हैज नो टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है, होल्ड ऑन, आगे बढ़ते हैं। द स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल लिखा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, बहुत ही वाहियात बात हो गई। स्टैगर्ड तो स्टेबल ही होगा। द इक्लिप्स कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, अगेन बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत कम होती है, इस वजह से स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है और इक्लिप्स कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन। अभी आपको बताया था बेटा CH3 देखिए यहां पर सबसे ज्यादा दूर है, नाम क्या पड़ेगा इसका, एंटी स्टैगर्ड नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा, एंटी स्टैगर्ड। तो यही हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये गलत यहां पर ऑप्शंस आ गए हैं, तो स्टेबल कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा, ये वाला आ जाएगा बस। चलो फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल। अभी मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर आपको बनवाया, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। आपको मैंने बताया इसमें क्या लगेगा, गाउच इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, गाउच इफेक्ट लगेगा। और आपको पता है कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि यही इसका गाउच फॉर्म है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन conformations of the C2 rotated C2C3 bond anti-clockwise by an angle of 120 degree, then the conformation obtained। तो बेटा जी दिमाग लगाइए और जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर।
कह रहा है कि C2C3 के अलॉन्ग मैंने, C2 मतलब ये फ्रंट कार्बन, C3 मतलब ये सर्कल वाला बैक कार्बन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। तो आप सोचिए बैक कार्बन को सोचिए, अगर इसको मैं 60 डिग्री रोटेट कराऊं तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे पहुंच जाएगा, सही बात है, ठीक है, और ये CH3 यहां पहुंच जाएगा। फिर मैं इसको अगर 120 डिग्री रोटेट कराऊं तो ये CH3 घुल के यहां पहुंच जाएगा, तो CH3 बगल बगल आ जाएंगे, है ना। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउच स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, गाउच कन्फर्मर कहलाएगा। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन इन द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब ये अपने पास 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, कह रहा है एक्स एंड वाई विल बी। पहले तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया। 2,2 मतलब इसी पर एक CH3, इसी पर एक और CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH2 और यहां पर CH3, सही है। अब मान लेते हैं बेटा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको और इसको मान ले रहे हैं रोटेशन के लिए अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसको मानेंगे तो ये बनेगा फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन ये हो गया, इससे क्या जुड़े हैं, 3 CH3 जुड़े हैं, 1 2 3, तो ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ठीक है। और अगर ये रेयर कार्बन है तो सर्कल से दिखाएंगे, इससे जुड़ा है 2 हाइड्रोजन, एक CH3, तो एक CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। और अगर इसी को हमने घुमा दिया, थोड़ा सा 60 डिग्री रोटेट करा दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऊपर CH3 लिखा हुआ है, इधर भी CH3 लिखा हुआ है, इधर भी CH3 लिखा हुआ है, और हमने इसको रोटेट कराया तो यहां आ गया CH3, यहां आ गया H और यहां आ गया H। तो अगर हम इसको कंपेयर कराएं इस वाले स्ट्रक्चर से तो हम पा सकते हैं, देखो CH3 और Y की जगह पे भी क्या आ जाएगा, CH3, देखो CH3 और Y की जगह पे CH3, तो Y इज इक्वल टू हो सकता है CH3 हो जाए, और अगर Y इज इक्वल टू CH3 है तो आप देख सकते हैं ये तीनों का काम हो गया, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए, H के साथ क्या लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहां पर H के साथ CH3 लिखा हुआ है, तो फिर X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH3। तो एक तो X और Y का मतलब क्या होगा, CH3 एंड CH3 होगा, एक तो आंसर ये होगा। दूसरा मान लेते हैं हम लोग बेटा, अब हम रोटेट कराने जा रहे हैं, इसको फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, इसको बैक कार्बन मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको फ्रंट कार्बन माने तो उसके लिए एक कार्बन हो गया और उससे जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हमने ऐसे जोड़ दिया, और रेयर कार्बन या बैक कार्बन हमने किसको माना है, इसको माना, इससे 2 CH3 और एक C2H5 लगा हुआ है, तो एक C2H5 लगा हुआ है और दो लगे हैं CH3, एक CH3 और दूसरा CH3। अब इससे इसको कंपेयर करिए, देखिए CH3 हो गया, H, तो X के जगह पे क्या आ रहा है, H, और Y की जगह पे C2H5, तो X के जगह पे आ गया H एंड Y की जगह पे C2H5 आ गया, या कुछ भी ये भी हो सकता है, X और Y इसको भी कर सकते हैं, तो एक हो जाएगा C वाला, तो आंसर इसके दोनों हो जाएंगे। ये आपके जेई एडवांस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये जेई का क्वेश्चन हो गया। मतलब डिपेंड करता है कि आप किस कार्बन के लॉन्ग रोटेट करा रहे हैं, वहीं से इसका आंसर आएगा, बस इतना ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द 3 मेन कन्फर्मर्स ऑफ इक्लिप्स एंटी-गाउच फॉर द 2-फ्लोरोइथेनॉल। अब देखो पहले तो फॉर्मूला बनाओ, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां लगा देना फ्लोरीन। अब हमें पता है कि अगर इसको मैं फ्रंट कार्बन मान लूं तो ये देखो फ्रंट कार्बन, यहां क्या जुड़ा है, एक 2 हाइड्रोजन और एक OH, तो ये OH हो गया, एक हाइड्रोजन। फिर रेयर कार्बन, अब मैं यहां पर एक जोड़ दे रहा हूं फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन, और ये जो अपने पास OH का हाइड्रोजन जो मैंने अभी तक बनाया नहीं था, अब मैं बना दे रहा हूं, ये हो गया उसका हाइड्रोजन। तो मैं पाऊंगा कि ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका गाउच वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो यहां पर है गाउच सबसे ज्यादा, देन एंटी और फिर एक्लिप्स, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म ऑफ एन ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे देखो, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी बढ़ रही तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ध्यान रखना है कि एक तरह से कह रहा है कि स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो इसको। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन उससे कम स्टेबल, देन उससे कम स्टेबल, देन सबसे कम स्टेबल। जो सबसे कम स्टेबल होगा उसी की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला। तो पहले तो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना देंगे, उसी का जस्ट उल्टा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का मैं ऑर्डर बना रहा हूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये क्या है, एंटी स्टैगर्ड। सही है। और उसके बाद कौन स्टेबल है, उसके बाद ये स्टेबल है क्योंकि ये स्टैगर्ड है। एंटी स्टैगर्ड के बाद स्टैगर्ड आ गया। उसके बाद ये कौन है, पार्शियली इक्लिप्स्ड है, तो इसके बाद स्टेबिलिटी ये आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड आ जाएगा ये हमारा फुल्ली इक्लिप्स्ड है, क्योंकि CH3 के पीछे CH3 है, H के पीछे H है, H के पीछे H है। ये भी आपके जेई का ही क्वेश्चन है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब मैं इसके बारे में बोलूंगा तो ये बोलूंगा ये लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आ जाएगा सेकंड का मैक्सिमम, फिर फोर्थ आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन HCCH डाइहेड्रल एंगल इज। तो देखो बेटा, यहां पर हमें पता है ये डाइहेड्रल ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, और इसे 29 और घुमा दिया है यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, 149 डिग्री हो जाएगा। देन आंसर विल बी योर आंसर विल बी 149 डिग्री। और इस तरह से आपका बेटा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपने पास केवल साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशंस बचा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, जैसा भी आपको ये वीडियो लगा, आपके जो भी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना आता हो, जो भी आपको लगा हो, आपके जो भी मन के उद्गार हो, जो भी मन के आपके अंदर से वचन निकल रहे हो, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आपका एक एक मैसेज, एक एक कमेंट मेरे लिए बड़े मोटिवेशन का काम करता है। और अब जल्दी ही हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड आ रही है, क्या शानदार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब मजा आ जाएगा। इससे बेहतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो सारे के सारे इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, और हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, और फिर उनके एप्लीकेशन कम से कम मैं 10 एप्लीकेशन कराऊंगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उन पे मैं बहुत ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका कभी ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेसोमेरिक, इंडक्टिव किसका क्या देखें, किसका क्या ना देखें, है ना। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, साथ में समझा भी होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट भी जरूर करेंगे। इस बात की आशा के साथ वक्त आगे आपसे विदा लेने का। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी स्टडीज करते रहें, और अपना तबीयत का जरूर ध्यान रखें। अपनी तबीयत खराब नहीं करनी बेटा। इस वक्त हेल्थ बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट का, और धीरे धीरे कोल्ड आ रहा है। तो और इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि वेदर जब भी चेंज हो, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हमें ध्यान रखना होता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा हम ख्याल रखें, ताकि हम बीमार ना हो, ताकि हमारी स्टडीज अफेक्ट ना हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।